स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ग्रामीण एवं नगरीय समाज के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन। ग्रामीण और नगरीय समाज के कई सारे लक्षण हैं। उसमें से प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं: जाति, परिवार, आनुष्ठानिक संरचनाएं, महिलाएं एवं व्यवसाय, श्रमिक बाजार, प्रौद्योगिकी। आज का इसी लक्षण के अंतर्गत पहला टॉपिक है, या पहला पॉइंट भी कह सकते हैं, जाति या कास्ट किसे कहते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था सभी समाजों में पाई जाती है। भारतीय जाति व्यवस्था भी उसी का एक स्वरूप है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। प्रारंभ में जाति का संबंध मूल स्वभाव एवं गुणों से रहा है। उदाहरण के लिए मानव का स्वभाव मानवता, पशु का स्वभाव पशुता, जल का शीतलता से और अग्नि का उष्णता से संबंध रहा है। स्वाभाविकता में गुणों की उच्चता एवं निम्नता के आधार पर ही जातीय संस्तरण का उत्पन्न हुआ, यह जातीय संस्तरण उत्पन्न हुई। जाति का संबंध जन्म से रहा है और दूसरा जो है गुणों के आधार पर भी उसको निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था को बंध स्त्रीकरण भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिसने जिस जाति में जन्म लिया है वह उसी जाति का जन्म से लेकर मृत्यु तक सदस्य रहेगा। नेक्स्ट आता है जाति का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसे पुर्तगाली भाषा कास्टा से उत्पन्न माना जाता है, और कास्टा का तात्पर्य है वर्ग विभेद या मत विभेद में इसका प्रयोग किया गया है। इस दृष्टि से जाति का अर्थ जन्म की उत्पत्ति से लिया गया है। जाति की परिभाषा मजूमदार मदान ने दी थी। उनके अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। ए कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास। इसका तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति जिसने जिस जाति में जन्म लिया वह जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी का सदस्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए किसी ने जाट जाति में या किसी ने गुर्जर जाति में या बलाई जाति में जन्म लिया है तो आजीवन उसका जाति जो है जाट, गुर्जर या बलाई ही रहेगी। इसलिए मजूमदार मदान का यह मानना था कि जाति एक बंद वर्ग है। इसी प्रकार की एक और परिभाषा कूले ने दी थी। उनका यह कहना है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहा जा सकता है। वंशानुक्रम का तात्पर्य है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाति चली आ रही है वह उसी जाति के नाम से जानी जाएगी। उदाहरण के लिए किसी ने की जाति चुंडावत है या शक्तावत है या कलाल है तो वह कलाल या चुंडावत या शक्तावत जाति का ही कहलाएगा, क्योंकि उसकी पीढ़ी यानी कि उसकी पीढ़ी में से यही सरनेम या कास्ट चली आ रही है। एक और विद्वान थे केतकर। उन्होंने इस आधार पर जाति की दो विशेषताएं बताई। पहला, जाति जन्म पर आधारित होती है, और दूसरा केतकर का यह कहना था कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है। अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति का सदस्य है वह अपनी ही जाति में विवाह करेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई कुमार जाति से है या सोनी जाति से है तो उसका विवाह उसकी उसी कास्ट में होगा। यानी व्यक्ति अपनी जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। इसीलिए केतकर ने जाति को अंतर्विवाही के रूप में एक विशेषता बताई। जाति के संबंध में समाजशास्त्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीएस घुरिये ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति, वर्ग और व्यवसाय में जाति की 6 विशेषताएं बताई थी, जिसमें से पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। घुरिये ने जाति व्यवस्था के अंतर्गत ये बताया कि प्रत्येक जाति खंडों में बटी हुई है, अर्थात हर जाति की अपनी कई उपजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे
वैश्य समाज से रिलेटेड जाति है तो उसमें अग्रवाल होंगे, गुप्ता होंगे, जैन होंगे, महेश्वरी होंगे और भी कई सारे जातियाँ होंगी। इसी प्रकार राजपूत क्षत्रिय जाति को अगर आप देखेंगे तो कई सारे हैं, चुंडावत है, शक्तावत है, चौहान है, परमार है, कुशवा है, ये सारे के सारे उपजातियाँ कहलाएंगे। ओबीसी की दृष्टि से देखें तो जाट, कुमार, माली, सोनी, यादव ये सब उपजाति कहलाएगी। इसी प्रकार से शूद्र जाति की दृष्टि से देखें तो रेगर है, बलाई है, वीरवाल हैं, ऐसी और भी कई सारी जातियां हैं जो उपजाति कहलाती। इसलिए गुरिये का यह मानना था कि जाति की एक विशेषता समाज का खंडात्मक विभाजन है ग्रामीण समाज में, इसीलिए जाति पंचायत कार्य करती है। कई बार देखा होगा कि कई बार निर्णय जो है गांव में या ग्रामीण समाज में निर्णय जाति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जाति की दूसरी विशेषता गुरिये ने संस्तरण बताई। संस्तरण का तात्पर्य है उच्चता और निम्नता के आधार पर जातियों का विभाजन। समाज में कुछ जातियां ऐसी हैं जो उच्च कहलाती हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो शूद्र या अस्पृश्य कहलाती हैं और उन्हें समाज में उच्च परिस्थिति और निम्न परिस्थिति के आधार पर उच्च या निम्न माना जाता है और इसका निर्धारण समाज में उनकी धार्मिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय, खान पान इत्यादि से होता है। इसलिए गुरिये का ये कहना था कि जाति में संस्तरण पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता है खान पान एवं सहभोज पर प्रतिबंध। गुरिये का कहना था कि जाति व्यवस्था में खान पान, सहभोज से संबंधित अनेक प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। इसे ब्लंट ने भी स्पष्ट किया है कि एक विशिष्ट जाति का व्यक्ति किन किन जातियों के साथ भोजन कर सकता है या खिला सकता है। उदाहरण के लिए पंक्ति निषेध, एक जाति का व्यक्ति किन जातियों के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करेगा या नहीं करेगा। पाक निषेध, एक जाति किन व्यक्तियों के द्वारा बनाए गई भोजन करेगी या नहीं करेगी। भोजन निषेध, एक जाति के व्यक्ति को भोजन करते समय किन संस्कारों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खाद्य निषेध, यानी किसके हाथ का पानी पीना चाहिए या किसके हाथ का नहीं पीना चाहिए। ये भी जाति के खान पान पर प्रतिबंध से संबंधित है। हुक्का पानी निषेध, यानी किसके साथ आपको हुक्का पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। उदाहरण के लिए जाट जाति का व्यक्ति बलाई या मावर जाति के व्यक्ति के साथ बैठकर हुक्का नहीं पी सकता। अगली विशेषता गुरिये ने बताई थी सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। गुरिये ने लिखा कि पवित्रता और अपवित्रता, या जिसे छुआछूत भी कह सकते हैं, की विशेषता जाति में अत्यधिक पाई जाती है, खासकर दक्षिण भारत में। गुरिये का कहना था कि प्राचीन समय में अगर एक निम्न जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति को अगर छू लेता था तो उसे अपवित्र माना जाता था, यानी कि वह अपवित्र हो जाता था और उसे घर में या मंदिर तक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। हालांकि वर्तमान में उस स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ चुका और इस प्रकार की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट विशेषता गुरिये ने बताई थी विभिन्न जातियों की नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं। गुरिये का कहना था कि जाति अपने सदस्यों को धार्मिक निर्योग्यता भी निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए निम्न जाति के व्यक्ति मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। राजस्थान में आज भी देखा होगा आपने, गांव में निम्न जाति के व्यक्ति का मकान गांव से थोड़ा सा बाहर देखने को मिलता है। तो ये उसकी क्या है, नागरिक निर्योग्यता भी है और धार्मिक निर्योग्यता का मतलब है जिसके वो लायक नहीं है। नेक्स्ट है व्यवसाय पर प्रतिबंध। गुरिये ने जाति की एक और महत्वपूर्ण विशेषता बताई, व्यवसाय। गुरिये का कहना था कि हर जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय निर्धारित है। उदाहरण के लिए दर्जी है तो दर्जी का काम कपड़े सिलने का ही रहेगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। इसी प्रकार नाई है, नाई का काम है बाल बनाने का। धोबी है तो
कपड़े धोने का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी, स्वर्णकार यानी सोनी है तो उसका काम सोने का काम करना है, चर्मकार है तो जूते बनाना या चर्म से संबंधित कार्य करने का है, पूजा पाठ करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो पूजा पाठ से संबंधित कार्य करेगा। इसलिए गुरिये का यह कहना था कि जाति ने अपने सदस्यों के व्यवसाय भी निर्धारित कर रखे, यानी एक जाति का व्यक्ति परंपरागत रूप से जो व्यवसाय चला रहा है उसी को अपनाएगा और उसमें कोई दूसरा व्यवसाय को अपना नहीं सकता। यद्यपि वर्तमान में इसमें भी परिवर्तन आ गया है। इसको आगे के जब पॉइंट आएगा जाति व्यवस्था में परिवर्तन, उसके अंतर्गत इसको और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दो जाति की और विशेषताएं महत्वपूर्ण, विवाह पर प्रतिबंध। जाति की एक प्रमुख विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने सदस्य को विवाह के लिए प्रतिबंधित करती है, अर्थात एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता। राजपूत जाति का व्यक्ति है तो राजपूत जाति में ही विवाह करेगा, वैश्य समाज जाति का व्यक्ति है तो वैश्य जाति में ही विवाह करेगा, बलाई है, महावर है या कोली समाज का कोई व्यक्ति है तो कोली जाति में ही विवाह करेगा। इसलिए और अगर कोई व्यक्ति जाति से हटकर विवाह करता है तो जाति के लोग उसे अपनी जाति से बहिष्कृत कर देते हैं या निकाल देते हैं। इसलिए जाति की एक और विशेषता विवाह पर प्रतिबंध बताई गई है, जिसका उल्लेख अभी केतकर ने भी किया था। प्रदत्त सदस्यता का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक जाति अपने सदस्य